हेलो दोस्तों, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे। हम लोगों ने हायर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था एंड C3 प्लांट्स तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे C4 प्लांट और कंप्लीट चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, NCERT तो रीडिंग करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग नोट्स भी कवर करने वाले हैं। ओके, तो डिटेल में अंदर हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले, सारी चीज़ें जानेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो C4 पाथवे हमारा बाकी रहा हुआ है एंड उसके आगे वाले जो कुछ फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफ़ेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर हम लोग यहाँ इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं C4 पाथवे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको C4 पाथवे कंप्लीटली एक ब्लैंक पेज के अंदर आप लोगों को मैं ये एक्सप्लेन करूँगा, पूरा समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग यहाँ पर NCERT के अंदर कंप्लीटली रीडिंग लगाने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग C4 पाथवे ब्लैंक पेज के ऊपर पूरा पहले समझेंगे और उसके बाद NCERT रीड करेंगे। ओके, C4 साइकिल, ध्यान से देखना। C4 साइकिल को हम लोग हैच एंड स्लैक साइकिल भी बोलते हैं, हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। ओके, हैच एंड स्लैक पाथवे। एक्चुअली इन्होंने इस साइकिल को रिप्रेजेंट किया था, इस साइकिल के बारे में बताया था 1970 के अंदर और मोस्टली इन्होंने ये जो प्रयोग था वो मक्का और घास की पत्तियों के ऊपर उन्होंने किया था। C4 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को फिक्स करने के बाद में प्राइमरी जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का बनता है। कितने कार्बन का बनेगा? 4 कार्बन का। और कौन सा होता है वो याद रखना, OAA, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड हम लोग बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलीकरण के दौरान बनता है। उसके बाद इसके अलग और भी बहुत सारे नाम है, जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल हो गया, कोऑपरेटिव साइकिल हो गया। तो अपन को इतना डिटेल नहीं जाना, हैच एंड स्लैक साइकिल बोलते हैं, ये अपन को जरूर याद रखना है। मोस्टली ये जो साइकिल होता है वो एक बीजपत्री प्लांट के अंदर यानी कि मोनोकोट प्लांट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। मोनोकोट प्लांट के अंदर याद रखना इस चीज़ को, मोनोकोट प्लांट। जैसे एग्जांपल अपनी NCERT के अंदर भी दे रखा है, मक्का, ओके, गन्ना, शुगर कैन, ओके, ज्वार एंड बाजरा। तो क्या ये केवल और केवल मोनोकोट प्लांट के अंदर ही होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ डाइकोट प्लांट भी है जो आप लोगों को एग्जांपल याद रखना है। डाइकोट प्लांट भी है, जैसे कि मैं बात करूं एमरेंथस, एट्रिप्लेक्सस। एमरेंथस का नाम आप याद रख सकते हो, एक होता है एट्रिप्लेक्सस। इन दोनों के अंदर भी C4 साइकिल प्रेजेंट रहता है। हालांकि ये दोनों प्लांट ही कैसे हैं? डाइकोट प्लांट है। C4 साइकिल की अगर हम लोग मैकेनिज्म की बात करें तो ये 2 कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। एक होता है मीजोफिल, और एक होता है बंडल शीथ सेल। मेजोफिल को हम लोग बोलते हैं पर्ण मध्योतक कोशिका और बंडल शीथ को हम लोग बोलते हैं पुल आच्छाद कोशिका। ओके, इन 2 कोशिकाओं के अंदर ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इनकी जो लीफ होती है, पत्ती को अगर हम लोग कट करके इनको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो अपन को एक अजीब सी यहाँ पर एनाटोमी देखने को मिलती है। उस एनाटोमी को हम लोग बोलते हैं क्रेंज एनाटोमी। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? क्रेंज एनाटोमी। अगर आपसे पूछे कि भैया क्रेंज एनाटोमी क्या है तो आपको बताना है सेंटर के अंदर क्या होता है। मान लो सेंटर के अंदर होता है जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए मैं आपको पूरा क्रेंज एनाटोमी बना के दिखा रहा हूँ। जाइलम एंड फ्लोएम, मान लो ये क्या है? जाइलम है और ये है फ्लोएम है। ओके, इसके बाहर यानी कि वेस्कुलर बंडल के बाहर एक सर्कुलर आकृति की यानी कि इनके चारों तरफ इस तरह से कुछ कोशिकाएं अरेंज रहती है। इनको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, बंडल शीथ सेल। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? बंडल शीथ सेल। इनके बाहर प्रेजेंट होती है माला के आकार की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजोफिल सेल। ये कौन सी होती है? मेजोफिल सेल, जिसको हम लोग पर्ण मध्योतक कोशिका भी बोलते हैं, मेजोफिल सेल। तो अब आपको पता चल गया होगा बंडल शीथ सेल जो होती है वो अंदर की साइड होती है, मेजोफिल सेल जो होती है वो बाहर की साइड होती है। ओके, बंडल शीथ सेल का ध्यान में रखना।
बंडल सेल जो होती है वो वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती है, 7 उत्तक जो होते हैं उनके चारों तरफ ये होती है। मैं आप लोगों को बंडल शीथ और मेसोफिल सेल के अंदर डिफरेंस कंप्लीटली बताऊंगा, किसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नंबर जाता है, किसके अंदर ग्रेना मैच्योर है, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के अंदर क्या ज़्यादा डिफरेंस है वो हम लोग कवर करते हैं, तो मैं यहीं पर कवर कर रहा हूँ। मान लो ये है मेसोफिल सेल, हिंदी में याद रखना मेसोफिल सेल को हम लोग पर्ण मध्योतक कोशिका बोलते हैं, और एक साइड ले रहा हूँ मैं बंडल शीथ सेल। ठीक है, जिसको हम लोग पुल आच्छाद कोशिका बोलते हैं, पुल आच्छाद कोशिका। तो इन दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। मेसोफिल सेल जो होती है उनके अंदर हरित लवक छोटा होता है, हरित लवक छोटा, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात याद रखना, यहां पर जो ग्रेना होता है वो विकसित होता है। ग्रेना कैसा है, विकसित है। जबकि बंडल शीथ कोशिकाओं की बात करें, जिसको हम लोग पुलाच्छाद कोशिका बोलते हैं, उनके अंदर हरित लवक बड़ा होते हैं। हरित लवक कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। जबकि इनके अंदर ग्रेना जो होता है, ग्रेना जो होता है वो अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित। इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, अल्प विकसित होते हैं। अल्प विकसित का मतलब क्या होता है, यहाँ पर केवल और केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट देखने को मिलेगा, फोटो सिस्टम सेकंड यहाँ पर क्या होता है, अब्सेंट होता है कंप्लीटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, इसके अंदर हरित लवक के नंबर की बात करें तो इनके अंदर नंबर जो होते हैं वो कम होते हैं, इनकी संख्या कम होती है हरित लवक की। जबकि बंडल शीथ के अंदर हरित लवक के नंबर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, संख्या ज़्यादा होती है। मेसोफिल सेल की बात करें तो आप लोग जब इसकी साइकिल को देखोगे, ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल के अंदर नहीं होता है, रूबिस्को एंजाइम एब्सेंट होता है। जबकि बंडल शीथ सेल के अंदर हमको रूबिस्को एंजाइम देखने को मिलता है, क्योंकि C3 साइकिल जो होता है वो बंडल शीथ सेल के अंदर होता है, रूबिस्को एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल के अंदर एंजाइम जो होता है वो पेप्केज होता है, पेप्केज, जबकि इसके अंदर पेप्केज क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो इतनी सारी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए बंडल शीथ और मेसोफिल सेल के रिगार्डिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को कवर कर दिया। क्रेंच एनाटोमी क्या होती है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। C4 साइकिल जो कि हैच एंड स्लेक्स पाथवे होता है, इसके अंदर पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ओके, मोस्टली मोनोकोट प्लांट के अंदर होता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये सारी नॉर्मल सी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। उसके बाद हम लोग इसका पाथवे की बात करते हैं, इसके साइकिल की बात करते हैं, तो ध्यान से सुनना, वो सारा साइकिल हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको कंप्लीटली साइकिल बता रहा हूँ, दोनों सेल मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ये सेल है मेसोफिल सेल, ओके, और ये वाली सेल है बंडल शीथ सेल। ये कोशिका कौन सी है, याद रखना, मेसोफिल, जिसको हम लोग पर्ण मध्योतक कोशिका बोलते हैं, और ये कोशिका कौन सी है, बंडल शीथ सेल है। ओके, ठीक है। इनके बाहर है प्रेजेंट कोशिका भित्ति, क्योंकि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, आप लोगों को पता होगा। ओके, तो ये नॉर्मली मैंने यहाँ पर सेल वॉल बना दी है। अब ध्यान से देखना, मेसोफिल सेल जो होती है वो आउटर लेयर होती है, क्योंकि क्रेंच एनाटोमी के अंदर जैसे हमने देखा था वो बाहर की तरफ परत बनाती है, बंडल शीथ के बाहर की तरफ परत बनाती है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट से CO2 अंदर आती है। एनवायरनमेंट से क्या अंदर आती है, याद रखना, CO2 अंदर आती है। ये जो CO2 होती है वो किसके साथ में बाइंड होती है, याद रखना, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो कौन होता है, PEP होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना। तो PEP के साथ में ये बॉन्ड बनाता है, PEP के साथ में ये रिएक्शन करता है। अब किसकी प्रेजेंस के अंदर ये रिएक्शन करता है, याद रखना, पेप्केज की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, PEP, पेप्केज। पेप्केज का फुल फॉर्म होता है पेप कार्बोक्सिलेज, ठीक है, पेप कार्बोक्सिलेज। तो इस एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर PEP, मैं आपको PEP का फुल फॉर्म बताता हूँ, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। क्या होता है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट होता है। CO2 PEP के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है, 4 कार्बन का प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, जिसका नाम होता है OAA। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये कितने कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है।
इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। उसके बाद आगे जाकर ये किस में कन्वर्ट होता है, याद रखना, ये अपने आयंस यानी मैलेट आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है और मैलिक एसिड जो होता है वो आयनों के अंदर डिवाइड हो जाता है। मैलेट आयन के अंदर ये टूट जाता है। यहाँ पर जैसे ही OAS से अगर ये मैलेट आयन बनता है तो यहाँ पर याद रखना NADPH2 खर्च होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या खर्च होता है, NADPH2 टूटता है। NADPH2 ब्रेक होता है किसके अंदर, NADP पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर NADPH2 का खर्चा होता है। अभी जो मैलेट होता है ये डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, फिर बंडल शीथ सेल के अंदर। कहाँ पे जाएगा, बंडल शीथ सेल के अंदर। इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ओके, जैसे बंडल शीथ सेल के अंदर जाता है ये अपनी फॉर्म के अंदर रहता है, इसके अंदर हम लोग बोलते हैं मैलेट आयन के फॉर्म में रहेगा। अब मैलेट आयन से ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। किसके अंदर, पायरुविक एसिड, जो कि अपने आयनों में टूट के क्या बनाता है, पायरुवेट बनाता है। अब जैसे ही मैलेट पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है उस दौरान यहाँ से CO2 रिलीज होती है। क्या निकल रही है, यहाँ पर CO2 निकल रही है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पर CO2 निकल रही है, बट मैलेट से पायरुवेट बनने की जो प्रोसेस होती है वहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, आप सुन रहे होंगे, यहाँ पर NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? अब ये जो CO2 है, ये CO2 किस में जाता है, ये CO2 जाता है, याद रखना, केल्विन साइकिल के अंदर। CO2 के साथ में कौन कंबाइंड होता है, RuBP कंबाइंड होता है, और ये किस में जाएगा, यहाँ पर केल्विन साइकिल, जिसको मैं C3 साइकिल बोलता हूँ, ठीक है। जो क्या होता है, एक्चुअली C3 साइकिल होता है और आगे जाकर यहाँ पर क्या बनता है, शुगर बनता है। ओके, अब ये जो पायरुवेट होता है ये वापस से किस में जाता है, मेसोफिल सेल के अंदर जाता है, पायरुवेट फॉर्म के अंदर ही, पायरुवेट फॉर्म के अंदर ही। पायरुवेट से वापस से रीजनरेशन के द्वारा क्या बनता है, याद रखना, पैप बनता है, PEP बनता है। यहाँ पर याद रखना ATP का खर्चा होता है। यहाँ पर किसका खर्चा होता है, ATP से ADP बनता है, यानी यहाँ पर ATP लॉस हो रही है। अब अपनी NCERT के अंदर डायग्राम थोड़ा अजीब सा दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी कुछ मिस दे रखा है, तो मैं वो NCERT वाला डायग्राम भी यहाँ पर बना रहा हूँ, तो उसको भी हम लोग ध्यान से देखना। ओके, मान लो ये वाली जो सेल है वो मेसोफिल है और ये वाली जो सेल है वो बंडल शीथ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेसोफिल, ये है बंडल शीथ। तो यहाँ से एनवायरनमेंट से आपको पता है CO2 आएगा, और CO2 किस फॉर्म के अंदर यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, क्योंकि CO2 यहाँ पर H2 के साथ में रिएक्शन करता है और ये HCO3 बनाता है, HCO3 बनाता है। HCO3 जो है ये पेप के साथ में यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में बॉन्ड बनाता है और किसका निर्माण करता है, याद रखना, OAA, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड का ये निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्सेशन। अपनी NCERT के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पर कौन सा वर्ड लिखना है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्थिरीकरण या फिक्सेशन। अब OAA जो बना है वो कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का है, ठीक है। उसके बाद ये एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर जो स्टेप आएगा वो कौन सा होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब मैलेट के अंदर ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो मैलेट कहाँ पे बनता था, याद रखना, मेसोफिल के अंदर, और मेसोफिल से कहाँ पे आ गई है, बंडल शीथ के अंदर आ गया, ठीक है। क्या आ गया, मैलेट आयन आ गया। अब मैलेट आयन किस में कन्वर्ट होता है, याद रखना, मैलेट आयन कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर। जैसे पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, यहाँ से क्या निकलता है, CO2 बाहर निकलता है। CO2 का बाहर निकलना डीकार्बोक्सिलेशन क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन। तो CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन, जो आगे जाकर C3 साइकिल में जाएगा और C3 साइकिल से आपको पता है क्या बनता है, शुगर बनता है, ठीक है। अब मैलेट किस में कन्वर्ट हुआ था, याद रखना, पायरुवेट के अंदर, और पायरुवेट वापस से ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ पर जाएगा, ये कोई स्टेप थी ना डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ पर वापस से क्या आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे जाएगा, वो मेसोफिल सेल के अंदर जाता है, और मेसोफिल सेल से वापस से क्या बनाता है, वो पेप बनाता है। वापस से हम इसको बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन हम इसको बोलते हैं। NCERT के अंदर पूरी स्टेप मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, और कौन कौन सी वहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकते हैं किस टाइप्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ये डायग्राम दे देंगे और फिक्सेशन, ट्रांसपोर्टेशन,
डिकार्बोक्सिलेशन, इनको वो हाइड कर देंगे और वहाँ पर वो ABCD देकर आपको पूछेंगे कि भैया A क्या है, B क्या है, इस तरह से आप लोगों को बताना होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, तो चलिए हम लोग अब NCERT को रीड करते हैं और उनको अच्छे से समझते हैं। ओके, C4 पाथ की बात करते हैं, जिसको हम लोग हैट्स-एंड-स्लेक साइकिल भी बोलते हैं। C4 पाथ जैसा कि पहले बताया गया कि पौधे जो शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये क्या होता है? शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, जहाँ पर तापमान बहुत ही ज़्यादा हो, वहाँ पर ये C4 पाथ प्रेजेंट होता है। वहाँ के प्लांट्स के अंदर ये C4 पाथवे देखने को मिलता है। इन पौधों के अंदर क्या होता है, CO2 का जो यौगिकीकरण होता है उससे पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलते हैं। फिर भी इनमें मुख्य जो जैव संश्लेषण पाथ होता है, जैव संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर शुगर का निर्माण होता है, जहाँ पर फूड का निर्माण होता है, वो तो C3 पाथ के अंदर ही होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि C3 साइकिल भी C4 प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। देखो C3 साइकिल के बारे में आपको बताता हूँ। प्लांट चाहे जो भी हो, C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो, कैम प्लांट हो, सभी के अंदर C3 साइकिल हम लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। तब फिर से C3 पौधों से ये किस प्रकार से भिन्न है? आप लोग कह रहे हो कि यार इसके अंदर C3 पाथवे भी मिल रहा है, C3 साइकिल भी मिल रहा है, तो फिर ये किस तरह से इनके अंदर डिफरेंस है, C3 और C4 प्लांट के अंदर क्या फिर मेजर डिफरेंस है, तो वो सारा हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। देखो C4 प्लांट जो होते हैं वो विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। इनकी जो पत्ती होती है, इनकी जो लीफ होती है, उनमें विशेष प्रकार की एनाटॉमी देखने को मिलती है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी है। ये हाई टेम्परेचर को भी सहन कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर के अंदर ये टॉलरेंट रहते हैं, हाई टेम्परेचर के प्रति उनको भी ये सहन कर लेते हैं। तभी तो हम लोग बोलते हैं जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ पर CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर C4 प्लांट ज़्यादा दक्ष रहते हैं। ये उच्च प्रकाश तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं। देखा, ये हाई इंटेंसिटी होती है लाइट की, वहाँ पर भी ये अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इनकी खास बात क्या है, इनके अंदर प्रकाश श्वसन प्रक्रिया नहीं होती है। याद रखना, इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग C2 साइकिल बोलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होता है। इनमें जैव भार का मतलब होता है फूड का फॉर्मेशन, ये अधिक उत्पन्न होता है, यानी इनके अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बनती है। इन्हें हम लोग एक एक करके समझते हैं। ये पैरा मोस्टली आप लोग इसको रीडिंग कर लेना, ठीक है, ध्यान से देखना। C4 पाथ पौधे के 7 बंडल जिसको हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम बना के दिखाया था सेंटर के अंदर, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम मैंने बनाया था और उसके आर पार, उसके चारों तरफ मैंने बनाया था बंडल सेल, और उसके चारों तरफ मैंने बड़ी बड़ी कोशिका के रूप में बनाया था क्या, मेसोफिल कोशिकाएं। तो 7 बंडल और यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम के चारों ओर प्रेजेंट होती है पुलाछाद कोशिका। याद रखना, जिसको मैं क्या बोल रहा था, बंडल शीथ सेल बोल रहा था, बंडल शीथ कोशिका। क्लियर हो गया? यानी सेंटर वाली बाइलेयर मल्टीलेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे परतें होती है, इंग्लिश में इसको बंडल शीथ कोशिका बोलते हैं। और पत्तियाँ जिनमें ऐसी शारीरिक होती है, और पत्तियाँ जिनमें ऐसी शारीर का मतलब ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है पत्तियों के अंदर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेंच एनाटोमी, यानी कि क्रेंच शारीरिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्रेंच का मतलब होता है छल्ला, यानी घेरा। आप देख रहे हो यहाँ पर छल्ले की आकृति की संरचना बन रही है, चूंकि कोशिकाओं की व्यवस्था एक छल्ले के रूप में है। देखो नीचे है वो बंडल शीथ सेल है, ये भी छल्ले के रूप में, और इनके बंडल शीथ सेल के चारों तरफ है मेसोफिल कोशिकाएं, वो भी एक प्रकार से छल्ले के रूप में ही प्रेजेंट है। 7 बंडल जिसको हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं, उसके आसपास तो होती है पुलाछाद कोशिका, जिसको मैं बंडल शीथ सेल बोला था। ओके, और इनके अंदर अनेक परतें होती है। मैंने कहा था मल्टीलेयर इनके अंदर स्ट्रक्चर होती है। मैंने बंडल शीथ कोशिका और मेसोफिल कोशिका के अंदर डिफरेंस बताया था आप लोगों को। ओके, तो याद रखना, बंडल शीथ सेल यानी पुलाछाद कोशिका में बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत अधिक संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं किसके अंदर, बंडल शीथ सेल के अंदर, जिसको मैं पुलाछाद कोशिका बोल रहा था। ओके, उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, लेकिन याद रखना, इनका जो ग्रेना होता है वो अल्प विकसित होता है। जैसे मैंने कहा ना, फोटोसिस्टम सेकंड यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ओके, उसके बाद हम लोग बात करें इनकी मोटी भित्तियाँ गैस के
अप्रवेश्य होती है। इसका मतलब ये जो बंडलशील सेल होती है यहाँ पर वातावरण से कोई भी गैस नहीं आएगी। वातावरण से ना तो यहाँ पर ऑक्सीजन आती है वातावरण से, और ना यहाँ पर CO2 आती है। डायरेक्टली वातावरण से नहीं आती। CO2 जो आती है वो तो आपको पता है, मेलेट जो होता है वो जब पायरूवेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर CO2 रिलीज करता है। ओके, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था। तो गैसेस के लिए ये इम्परिमेबल होती है और इनमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता? अंतरकोशिकीय स्थान इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। आप C4 पौधे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है मक्का और ज्वार, और ये दोनों एग्जाम्पल आप डायरेक्टली याद रखना। इनकी पत्तियों के अंदर एक भाग को काटते हैं और क्रेंच एनाटोमी एंड प्रण मध्योतक कोशिका को आप यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से। अपने आसपास की विभिन्न स्पीसीज के ये आप कर सकते हो। अगर आपने स्कूलिंग के अंदर हो तो आप माइक्रोस्कोप से इस क्रेंच एनाटोमी को देख भी सकते हो। ठीक है, 13.9 में दिखाए गए पथ का अध्ययन करें। अगर मैं इस कंप्लीट साइकिल को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक चक्रीय प्रक्रिया हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैं इसको पहले अच्छे से समझता हूँ, ध्यान से देखना। वातावरण से C2 नहीं है, ये CO2 है। मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ, इसको CO2 है। ठीक है, एनवायरनमेंट से CO2 आता है और ये वाटर के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाता है? HCO3- बनाता है। ओके, अब ये जो HCO3- होता है वो फॉस्फोइनोल पायरूवेट के साथ में कंबाइंड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्सेशन बोलते हैं। ये A वाला पॉइंट हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्सेशन बोलते हैं। और क्या बनाता है? 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है ये किस में कन्वर्ट होता है? याद रखना, मेलेट के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है? मेलेट के अंदर। और ये मेलेट जो होता है वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है बंडलशील सेल के अंदर, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? पुलाछाद कोशिका। ये जो मेलेट आयन होते हैं ये किस में आते हैं? फिर पुलाछाद कोशिका में आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या हो गया? B वाला प्रोसेस हो गया। अब ये जो मेलेट आयन ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पर आते हैं? बंडलशील सेल के अंदर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में देखो ये भी 4 कार्बन का होता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का है, मेलेट आयन 4 कार्बन का है, और मेलेट आयन ही बंडलशील सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर आया है। अब क्या होता है? यहाँ पर प्रोसेस होती है डिकार्बोक्सिलेशन की। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? एक CO2 बाहर रिलीज हो जाता है। एक CO2 बाहर रिलीज हो जाता है। अब कितने कार्बन रहेंगे इसके अंदर? 3 कार्बन रहते हैं। अब 3 कार्बन का क्या बनता है? याद रखना, पायरूवेट बनता है। क्या बनता है? पायरूवेट बनता है। पायरूवेट यहाँ पे बन गया। अब ये पायरूवेट ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पर जाता है? वापस से मेसोफिल कोशिका के अंदर जाता है। यहाँ पर क्या आ गया? पायरूवेट आ गया, मेसोफिल कोशिका में आ गया। अब ये पायरूवेट मेसोफिल कोशिका के अंदर आने के बाद में उस पेप को PEP, पेप फॉस्फोइनोल पायरूवेट, जिसका पूरा नाम होता है PEP, याद रखना PEP, इसको वापस से बनाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको पुनरुद्भवन बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, CO2 और फॉस्फोइनोल पायरूवेट जब बाइंड होते हैं तो यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेपकेज, PEP, पेपकेज एंजाइम। ठीक है, पेपकेज। ओके, फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सिलेज जिसको हम लोग बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, अब इसकी हम लोग रेडिंग लगाते हैं, ध्यान से देखना। CO2 का प्राथमिक ग्राही एक 3 कार्बन का अणु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं PEP, हिंदी में पूरा नाम इसका हुआ तो फॉस्फोइनोल पायरूवेट हम इसको बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है? याद रखना, ये पर्ण मध्योतक कोशिका में स्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेसोफिल सेल के अंदर होता है, जैसे ऊपर वाली कोशिका में हमने देखा था। इसके यौगिकीकरण यानी फिक्सेशन के कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? याद रखना, पेप कार्बोक्सिलेज। हिंदी में इसको शॉर्ट में इसको पेपकेज भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको पेपकेज बोलते हैं। नामक एंजाइम संपन्न करता है। अब पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर क्या क्या नहीं होता? याद रखना, रूबिस्को एंजाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। रूबिस्को जो होता है वो यहाँ पर केल्विन साइकिल के अंदर होता है। आपको पता है CO2 जो होता है वो RuBP के साथ में कंबाइन होता है। किसकी प्रेजेंस में? रूबिस्को की प्रेजेंस में। यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस पे। तो रूबिस्को कहाँ पर होता है? बंडलशील सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इतनी बात क्लियर होगी? तो याद रखना, रूबिस्को एंजाइम मेसोफिल सेल के अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर निर्मित होता है, जो कि कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। इसके बाद ये पर्ण मध्योतक कोशिका में अन्य 4 कार्बन वाले अम्ल, जैसे कि मैंने कहा था मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ये 4 कार्बन का ही होता है। इनके अंदर ये कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, जो कि अब कहाँ पे जाएंगे? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पुलाछाद कोशिका में चले जाते हैं, जिसको मैं क्या बोल रहा था? बंडलशील सेल बोल रहा था। ठीक है, बंडलशील सेल।
अब पुलाछाद कोशिका के अंदर 4 कार्बन का मेलेट आयन जो आया था वो टूटता है। मेलेट आयन क्या बनाता है, एक तो CO2 बनाता है और एक 3 कार्बन वाला पायरुवेट बनाता है। यहाँ पे लिख लो क्या बनेगा, पायरुवेट बनता है। कितने कार्बन का, ये 3 कार्बन का। तो CO2 जो होता है वो आगे जाके किस में जाता है, C3 साइकिल के अंदर, जो क्या बनाता है आगे, शुगर बनाता है। इतनी बातें क्लियर होगी। देखिए हम लोग NCERT का हर एक वर्ड क्लियर कर रहे हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो अपने बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना, ठीक है। 3 कार्बन अणु, जैसे कि 3 कार्बन अणु क्या बात है, 3 कार्बन कौन सा, याद रखना पायरुवेट की बात कर रहे हैं, पायरुवेट। तो 3 कार्बन का अणु जो पायरुवेट होता है वो वापस से मेसोफिल सेल में आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा आता है, जहां पर ये पेप को यानी फॉस्फोइनोल पायरुवेट को वापस से बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन हम लोग इसको बोलते हैं। इस तरह से एक पूरा चक्र कंप्लीट होता है। अब आपको समझ में आ गया C4 साइकिल का जो पूरा साइकिल मैंने आपको क्लियरफाई कर दिया। पहले ब्लैंक पेज में मैंने आपको समझाया, NCERT की लाइनें पढ़ी थी, NCERT का डायग्राम हमने पूरा समझा है, और उसके बाद में NCERT को कम्प्लीटली हमने लाइन टू लाइन हर एक वर्ड वाइज हम लोगों ने चेक किया है। पुलाछाद कोशिका जो कि बंडल सी सेल होती है, पुलाछाद कोशिका से निकली ये जो CO2 होता है वो कहाँ पे जाता है, केल्विन पाथ के अंदर जाता है, जिसको हम लोग C3 साइकिल भी बोलते हैं, उसमें प्रवेश करता है। अब केल्विन जो होता है एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से होता है। याद रखना, C3 पाथवे जो होता है, C3 साइकिल जो होता है वो सभी प्रकार के पौधों में होता है, चाहे वो C3 प्लांट्स हो, C4 प्लांट्स हो, केम हो, सारे प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलता है। पुलाछाद कोशिका रूबिस्को से भरपूर होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुलाछाद कोशिका कहाँ पे मिलती है, रूबिस्को के अंदर। रूबिस्को जो होता है वो पुलाछाद कोशिका के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया ना। देखिए दोनों को आप लोग क्लियरफाई कीजिए अच्छे से। ऊपर तो जैसे मैंने बनाया था ये तो होता है मेसोफिल सेल और ये होता है बंडल सी सेल। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम था, पेप्केज, और यहाँ पर कौन सा एंजाइम है, रूबिस्को, ठीक है। तो बंडल सेल यानी कि पुलाछाद कोशिका के अंदर रूबिस्को एंजाइम है, जबकि मेसोफिल कोशिका के अंदर पेप्केज एंजाइम है, ठीक है। C4 प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं, परंतु पेप्केज एंजाइम रहित होता है। यहाँ पे देखना बंडल सेल कोशिका के अंदर पेप एंजाइम यानी पेप्केज एंजाइम नहीं होता है, रहित का मतलब एब्सेंट है। अतः मौलिक पद केल्विन पद जिसके परिणाम स्वरूप शर्करा बनती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है C3 साइकिल के बाद ही आपको शुगर देखने को मिलती है। C3 साइकिल के अंदर शुगर का फॉर्मेशन होता है, वह C3 एवं C4 पौधे में सामान्य रूप से होता है। किसकी बात कर रहा है ये, केल्विन साइकिल की बात करें। केल्विन साइकिल जो होता है मोस्टली C3 एंड C4 केम सभी प्लांट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। केल्विन पाथ सभी C3 पौधों की पर्णम मध्योतक कोशिका में पाया जाता है, जबकि C4 पौधों के अंदर पर्णम मध्योतक कोशिका में तो नहीं होता है, लेकिन पुलाछाद कोशिका में होता है। इतनी बात क्लियर होगी। C3 प्लांट के अंदर मेसोफिल सेल ही होती है, सिंगल सेल होती है, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं पर ही देखने को मिलेगा। जबकि C4 प्लांट जो होते हैं वहाँ पर 2 टाइप की कोशिका मिलती है, एक तो मेसोफिल सेल जिसको हम लोग पर्णम मध्योतक कोशिका बोलते हैं, और दूसरी होता है बंडल सेल जिसको हम लोग पुलाछाद कोशिका बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर C3 साइकिल जिसको हम लोग केल्विन पाथवे बोल रहे हैं वो केवल और केवल पुलाछाद कोशिका के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट C4 पाथवे, C4 साइकिल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग C2 साइकिल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान से सुनना, काफ़ी इजी टॉपिक है। चलिए मैं आपको पूरा सिखाता हूँ। फोटो रेस्पिरेशन ध्यान से समझना, आय एक ऐसी प्रक्रिया प्रकाश श्वसन को जानने का प्रयत्न करते हैं जो C3 एवं C4 पौधों में महत्वपूर्ण अंतर करती है। अंतर का मतलब क्या होता है, दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस होता है जो फोटो रेस्पिरेशन करता है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, C3 जो प्लांट होते हैं वहाँ पर तो ये प्रेजेंट होता है, जबकि C4 प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलता। तो ये मेजर डिफरेंस होता है C3 और C प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करने का। प्रकाश श्वसन समझने के लिए हमें केल्विन पाथ के प्रथम चरण, जिसमें आपको पता है CO2 का फिक्सेशन होता है, उसके पहले चरण के विषय में कुछ अधिक जानकारी करनी होगी। ध्यान से देखना, यह वह अभिक्रिया है जहां पर मैंने आपको C3 जब पाथवे पढ़ाया था, जिसमें RUBP जो होता है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित होता है और 2 अणु बनाता है PGA के। एक अणु PGA का 3 कार्बन का होता है, तो दोनों अणु कितने के हो गए, 6 कार्बन के हो गए। और एक एंजाइम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है रूबिस्को। कौन सा एंजाइम यहाँ पर,
रूबिस्को की बड़ी खास बात क्या है, ध्यान से सुनना, अगर आप इसका नाम देखोगे, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, यानी कि ये कार्बोक्सिलेज की भांति भी व्यवहार कर सकता है और ये ऑक्सीजिनेज के भांति भी व्यवहार कर सकता है। जब ये CO2 के साथ में बाइंड होता है तब तो ये कार्बोक्सिलेज की भांति व्यवहार करता है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है तब ये ऑक्सीजिनेज की भांति व्यवहार करता है। आपको ध्यान में देना ये है कि मोस्टली अगर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है तो ये CO2 के साथ में ही बाइंड करता है। इतनी बात क्लियर होगी? ओके। तो इसकी जो इक्वेशन थी वो हमने देखा था C3 साइकिल के अंदर, RuBp कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है, 1 कार्बन का CO2 आता है, और रूबिस्को की प्रेजेंस में ये 3PGA बनाता है जो कि 2 अणु होते हैं। रूबिस्को नामक एंजाइम विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचुर है, इसका मतलब ये मोस्ट ऑफ अबेंडेंट एंजाइम होता है एनवायरनमेंट के अंदर रूबिस्को, ठीक है। और इसका क्या क्या गुण है? इसका यह गुण है कि इसकी सक्रिय जगह है तो CO2 और O2 दोनों से बंधित हो सकती है, यानी ये CO2 के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है, ये ऑक्सीजन के साथ में भी ये बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रूबिस्को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके नाम में ही आ जाता है कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इसका मतलब ये CO2 के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन के साथ में भी बॉन्ड बना सकता है। रूबिस्को जो होता है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 से अधिक बंधुता होती है। याद रखना इस चीज़ को, जैसे मैंने आपको कहा था ना, अगर दोनों की सांद्रता समान होती है तब यह CO2 के साथ में ही बॉन्ड बनाता है। तो याद रखना CO2 के लिए अधिक दक्ष होता है बॉन्ड बनाने के लिए। कल्पना कीजिए कि यदि ऐसा नहीं होता, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? मान लीजिए ये CO2 के साथ में बॉन्ड नहीं बनाता है और यह अबंधात्मक प्रतियोगितात्मक, यानी कि कहने का मतलब है ऑक्सीजन तथा CO2 इनमें से कौन आबंध होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? इसकी सापेक्ष सांद्रता पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके जो रिलेटिव कंसंट्रेशन होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सपोज करना रूबिस्को एंजाइम के पास में CO2 से ज़्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन है तो उस कंडीशन के अंदर जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड क्रिएट करता है, ठीक है। अगर मान लो CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, तब ये कार्बोक्सिलेज की भांति व्यवहार करता है, यानी कि रूबिस्को एंजाइम CO2 के साथ में उस कंडीशन के अंदर बॉन्ड क्रिएट करता है। इतनी बात क्लियर होगी? ओके। अब C3 पौधों में कुछ ऑक्सीजन रूबिस्को से बाधित होता है। C3 प्लांट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो ओनली एंड ओनली C3 प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, रूबिस्को जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में बंधित होता है, CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है मान लो CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो गई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, तो जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड क्रिएट करता है। यहाँ पर RuBp 3PGA के अणुओं में परिवर्तन होने की बजाय ऑक्सीजन से संयोजित होकर चक्र में फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं। किसका अणु? फॉस्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाते हैं। देखिए फॉस्फोग्लाइकोलेट का जो अणु बन रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश श्वसन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। C3 साइकिल के अंदर RuBp मोस्टली CO2 के साथ में बॉन्ड बनाता है, किसके प्रेजेंस में? रूबिस्को की प्रेजेंस में। तो ये क्या बनाता है? 3PGA बनाता है। 3PGA बनाता है, कितने अणु बनाता है? 2 अणु ये बनाता है। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर, ध्यान से सुनना, कुछ कंडीशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है। रूबिस्को एंजाइम किसकी भांति कार्य करता है? ये ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करता है। तो उसके दौरान, यानी इसके दौरान क्या होता है, ये 3PGA का अणु जो बना रहा है वो 2 नहीं बनाएगा, वो 1 अणु बनाएगा, और बाकी के जो कार्बन होते हैं वो अलग साइकिल के अंदर जाके फिर PGA का निर्माण करता है। ये जो अलग साइकिल के अंदर गए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं C2 साइकिल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? C2 साइकिल। इसको हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इसके अंदर मोस्टली 3 सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोक्सिसोम, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो 3 सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटो रेस्पिरेशन के लिए। अब प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा और एटीपी का संश्लेषण तो होता नहीं भाई, किस काम का फिर, जब ना तो एटीपी बन रही है ना ग्लूकोज बन रहा है, तो किसी काम का ही नहीं है। तो बल्कि इसमें होता है कि एटीपी का उपयोग और होता है भैया, यानी कि एटीपी खर्च और हो रही है, साथ में यहाँ पर CO2 निकल रही है। अरे यार ऑक्सीजन निकलता तो भी बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर तो CO2 और निकल रही है। तो प्रकाश श्वसन के अंदर एटीपी NADPH का तो संश्लेषण होता नहीं है भाई साहब, लेकिन इसके अंदर ये क्या होता है, अतः प्रकाश श्वसन जो होता है वो निरर्थक प्रक्रिया, वो किसी भी काम की प्रोसेस नहीं है, ठीक है, यूजलेस प्रोसेस ये होती है।
अब यहाँ पर एक टेबल दे रखा अपनी एनसीईआरटी के अंदर C3 और C4 प्लांट्स के बीच अंतर करने के लिए एक तालिका यानी कि टेबल दे रखी है जो हम लोग यहाँ पर फुलफिल करने वाले हैं। देखिए हम लोगों ने C3 प्लांट्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है, C4 प्लांट्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ा है, तो हम लोग इस पूरी टेबल को ध्यान से पढ़ते हुए फिल करेंगे। वह कोशिका प्रकार जिसमें केल्विन चक्र संपन्न होता है। देखो केल्विन साइकिल किसमें संपन्न होता है। C3 प्लांट की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही कोशिका होती है जिसका नाम है पर्णमध्योतक कोशिका, ठीक है। जबकि C4 के अंदर दो टाइप की कोशिका होती है, पर्णमध्योतक कोशिका भी होती है और पुलाछाद कोशिका भी होती है। तो यहाँ पर पूछा केल्विन साइकिल किसमें संपन्न होता है, जबकि C4 प्लांट के अंदर केल्विन साइकिल जो होता है वो किसमें होता है, पुलाछाद कोशिका के अंदर होता है। क्लियर हो गया इतना? ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वह कोशिका का प्रकार जिसमें प्रारंभिक कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस घटित होता है। तो ध्यान से समझना, यानी कि पहले CO2 का फिक्सेशन कहाँ पर होता है, कार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है। तो C3 प्लांट में तो एक ही कोशिका है, वहीं पर होगी जिसका नाम है पर्णमध्योतक कोशिका। और C4 प्लांट के अंदर दो होती है, ठीक है, पर्णमध्योतक कोशिका और बंडलशीथ यानी पुलाछाद कोशिका। तो यहाँ पर जो आपको पता है पेपकेज एंजाइम पेप के साथ पेप को यानी कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट को CO2 के साथ में कंबाइन करता है, वो कहाँ पर करता है, पर्णमध्योतक कोशिका के अंदर करता है, ठीक है, पर्णमध्योतक कोशिका के अंदर करता है। तो दोनों के अंदर मेसोफिल सेल यहाँ पर आ जाएगा। एक पत्ती में कितने प्रकार की कोशिका होती है जो CO2 का यौगिकीकरण करती है। देखो यार C3 प्लांट के अंदर तो एक ही प्रकार की होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्णमध्योतक ही बोलते हैं। जबकि C4 प्लांट के अंदर दो प्रकार की कोशिका होती है, एक बंडलशीथ होता है, दूसरा मेसोफिल सेल होता है। CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है, तो इसके अंदर C3 प्लांट के अंदर तो आपको पता है RUBP होता है, जबकि C4 प्लांट के अंदर क्या होता है, PEP फॉस्फोइनोल पाइरूवेट होता है। प्राथमिक CO2 ग्राही में कितनी संख्या में कार्बन बनता है, प्राथमिक CO2 ग्राही में कितनी संख्या में। देखो प्राथमिक जो स्थायी उत्पाद बनता है वो 3 कार्बन का बनता है, तभी तो हम इसको C3 प्लांट बोलते हैं, जबकि इनके अंदर 4 कार्बन का बनता है, इसलिए हम इसको C4 प्लांट बोलते हैं। CO2 स्थिरीकरण का प्राथमिक उत्पाद कौन सा होता है, तो C3 प्लांट के अंदर तो बनता है, बच्चों याद रखना, PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जबकि C4 प्लांट के अंदर क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। पॉइंट क्लियर हो रहे हैं इतने? ओके। अब CO2 स्थिरीकरण के प्राथमिक उत्पाद में कितने कार्बन होता है, तो आपको पता है इसमें 3 कार्बन होता है, इसमें 4 कार्बन होता है। क्या पौधे में रूबिस्को होता है, बिल्कुल होता है भैया। मोस्ट अबंडेंट ये एंजाइम होता है रूबिस्को एंजाइम, जो कि ये दोनों में होता है, हर एक पौधे में होता है। क्या पौधे में पेपकेज होता है, पेपकेज की बात करें तो पेपकेज जो होता है वो C3 के अंदर तो नहीं होता, लेकिन C4 के अंदर ये होता है। क्लियर हो गया इतना? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं पौधों में किन कोशिका में रूबिस्को होता है। तो यहाँ पर तो एक ही टाइप की कोशिका होती है, मेसोफिल सेल होती है, तो इनके अंदर होता है, जबकि यहाँ पर रूबिस्को जो होता है वो किस में होता है, बंडलशीथ सेल के अंदर होता है। उच्च प्रकाश स्थिति में, देखो हाई टेम्परेचर हाई लाइट की बात कर रही है, उच्च प्रकाश स्थिति में CO2 के यौगिकीकरण की दर पूछा है। तो याद रखना, जब उच्च प्रकाश की स्थिति में CO2 का जो यौगिकीकरण की रेट होती है वो इसके अंदर तो लो होती है, किसमें, C3 प्लांट के अंदर, जबकि C4 के अंदर कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है। क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है, ध्यान से सुना इस चीज को, क्या निम्न प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है, याद रखना नगण्य, दोनों के अंदर नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, यहां पर भी नगण्य होता है। क्या उच्च प्रकाश तीव्रता में प्रकाश श्वसन होता है, क्या उच्च तीव्रता प्रकाश में प्रकाश श्वसन होता है, याद रखना यहां पर तो हाई होगा और यहां पर कैसा होता है, नगण्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या निम्न CO2 सांद्रता में प्रकाश श्वसन होगा। अगर CO2 की कंसंट्रेशन कम होती है तो उस दौरान प्रकाश श्वसन की बात कर रहे हैं, तो याद रखना इसमें हाई, इसमें नगण्य, क्योंकि आपको पता है C4 प्लांट में प्रकाश श्वसन नहीं होता है ना, नगण्य, तो यहाँ पर भी नगण्य होगा, चाहे वो प्रकाश ज़्यादा हो, CO2 ज़्यादा हो, CO2 कम हो, कुछ भी हो, इनके अंदर नगण्य होता है C4 प्लांट के अंदर। क्या उच्च CO2 सांद्रता में प्रकाश श्वसन होता है, तो याद रखना दोनों के अंदर नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, यहाँ पर भी नगण्य और यहाँ पर भी नगण्य, क्योंकि जब CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है CO2 बाइंड करेगा रूबिस्को के साथ में, RUBP के साथ में, ठीक है, वहाँ पर वो कार्बोक्सिलेज की भांति व्यवहार करता है। अनुकूलतम तापमान की बात करते हैं तो C3 प्लांट जो होते हैं वो याद रखना 20 से
25 डिग्री सेल्सियस इनका ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, जबकि C4 प्लांट जो होते हैं वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो याद रखना है C3 प्लांट्स का जो एग्जाम्पल होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लेना। जैसे कि बात करें वीट हो गया, बार्ली हो गया, ओके, टोमेटो हो गया। जबकि बात करें C4 प्लांट के अंदर तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, लाइक शुगर केन, ठीक है, मेज हो गया जिसको हम लोग मक्का बोलते हैं, ओट हो गया, जई बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा डाइकोट प्लांट भी होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एट्रीप्लेक्स हो गया, अमरेंथस हो गया, ये दोनों डाइकोट प्लांट होते हैं जिनके अंदर C4 साइकिल प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का, पूरी टेबल भी आप लोगों की क्लियर होगी। चलिए थोड़ा सा और है इसमें C4 का रिगार्डिंग, वो भी रीड आउट करते हैं। तो C4 पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं होता है, अपन को पता चल गया। यही कारण है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता बढ़ा देता है। ध्यान सुनना, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंजाइम स्थल पर CO2 की सांद्रता का मतलब क्या होता है? ये एंजाइम की बात कर रहा है, कौन सा? रूबिस्को एंजाइम की बात कर रहा है। तो रूबिस्को को अगर CO2 की सांद्रता बढ़ी हुई मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कार्बोक्सिलेज की भांति व्यवहार करेगा। ऐसा तब होता है जब प्रण मध्योतक यानी कि मेसोफिल कोशिका का C4 यानी कि जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है वो पुलाछाद कोशिका में टूटकर CO2 को मुक्त करता है। देखो अब जो बंडसी सेल होती है वहाँ पर CO2 कहाँ से आ रही है? याद रखना, जो मेलेट होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है, क्या बनाता है? एक तो पायरुवेट बनाता है 3 कार्बन का, क्योंकि मिलेट कितने कार्बन का? 4 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, और ये क्या रिलीज करता है? CO2 रिलीज करता है। ये प्रोसेस कहाँ पर होती है? याद रखना, ये होती है बंडसी सेल के अंदर। क्लियर हो गया इतना? ओके। इसके परिणाम स्वरूप CO2 की अंतरकोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। अंतरकोशिकीय सांद्रता का मतलब क्या होता है? अब बंडसी सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यहाँ पर O2 तो आएगी नहीं बाहर से, आपको पता है CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ गई। तो CO2 की जैसे सांद्रता बढ़ जाती है, रूबिस्को एंजाइम यहाँ पर कार्बोक्सिलेज की भांति व्यवहार करते हैं और क्या बनाता है? ये 3PGA बनाता है। 3PGA बनाता है। कौन सा साइकिल के अंदर जाएगा? ये C3 यानी केल्विन साइकिल के अंदर ये जाता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि रूबिस्को कार्बोक्सिलेज के रूप में कार्य करता है। कार्बोक्सिलेज का मतलब ये CO2 को बाइंड करता है। इससे इसके ऑक्सीजनेज के रूप में कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीजनेज यानी कि ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला, तो वो ये कार्य नहीं कर पाता। अब आप जानते हैं कि C4 पौधे में प्रकाश श्वसन नहीं होता है, तो संभवतः आप समझ गए कि इन पौधों में उत्पादकता और उत्पादन क्यों अच्छा है, क्योंकि लॉस नहीं है ना। C2 साइकिल जो होता है आपको पता है मोस्टली इसके अंदर लॉस ही होता है। ATP NADPH का लॉस होता है, यहाँ पे CO2 बनता है, ऑक्सीजन बनती नहीं है। इसके अतिरिक्त ये पौधे उच्च ताप को भी सहन कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर के प्रति भी ये टॉलरेंस होते हैं। याद रखना, कौन? C4 प्लांट। तो उपयुक्त परिचर्चा के आधार पर क्या आप इन पौधों की तुलना कर सकते हो जिनमें C3 या C4 पाथ प्रेजेंट होता है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल गई C3, C4 एंड C2 साइकिल के बारे में। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि आपको NCERT के अंदर लाइन टू लाइन रीडिंग लगाना है मोस्टली। तो चलिए हम लोग इसकी भी जल्दी से रीडिंग लगा देते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर पौधे एवं फसली पादपों के उत्पादन जानने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण कई कारकों से प्रभावित होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो इफेक्ट करती है, या ये हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है या फिर इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं। पादप कारकों की संख्या यानी कि जो फैक्टर होते हैं, इनकी एज हो गई, प्लांट की एज हो गई, लीफ का जो ओरिएंटेशन है वो हो गया, प्रण मध्योतक कोशिका, क्लोरोप्लास्ट के आंतरिक CO2 की सांद्रता, क्लोरोफिल की मात्रा, इन सभी के ऊपर ही डिपेंड करता है। पादप अथवा आंतरिक कारक जैसे जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो पौधे की वृद्धि अथवा आनुवांशिक पूर्वानुकूलता पर निर्भर करती है। तो हम लोग इंटरनल फैक्टर के बारे में तो नहीं देखेंगे, हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य कारक। तो बाह्य कारक जो होते हैं लाइक सूर्य का प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, CO2 की सांद्रता एंड जल, ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले। तो पादप की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ये सभी कारक एक समय में साथ साथ ही प्रभाव डालते हैं, लेकिन हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जब मान लो CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उस टाइम पर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो, तो डायरेक्टली सिर्फ एक ही फैक्टर
यहाँ पर इफेक्ट नहीं करता है, सारे या फिर एक से ज़्यादा फैक्टर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं। यद्यपि बहुत सारे कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण अथवा CO2 की यौगिकीकरण को प्रभावित करते हैं, फिर भी प्राय इनमें से कोई भी एक कारक इसकी दर को प्रभावित अथवा सीमित करने का मुख्य कारण बन जाता है। वो क्यों बन जाता है उसके बारे में बताया था ब्लैकमैन ने, मैं अभी आपको बताता हूँ। अतः किसी भी समय पर उपानुकूलतम स्तर, जिसको हम लोग ऑप्टिमम लेवल बोलते हैं, उस पर उपलब्ध कारक द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर का निर्धारण होता है। जब अनेक कारक किसी जैव यानी कि रासायनिक प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं तो ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलता है। याद रखना ये क्या है, इसको आप लोग डायरेक्टली याद भी रखना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। इसके अनुसार क्या है, यदि कोई रासायनिक प्रक्रिया एक से अधिक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक से अधिक कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, तो इसकी दर का निर्धारण उस समीपस्थ कारक के द्वारा होता है जिसकी मात्रा कम हो, जिसका न्यूनतम मान हो। याद रखना इस चीज को, ओके। तो वो होता है इसका लिमिटिंग फैक्टर होता है। क्लियर हो गया इतना? ओके। अगर उस कारक की मात्रा हम लोग बदल दे तो याद रखना इस प्रक्रिया के अंदर यानी कि तो कारक प्रक्रिया को सीधा प्रभावित करता है। यानी उस कारक की मात्रा अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो वो कारक क्या करेगा, इसकी जो प्रोसेस होती है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती अधिकतम अनुकूल प्रकाश तथा CO2 की उपस्थिति, यहाँ पर दो फैक्टर लिया अपन ने, एक तो लाइट ले लिया और दूसरा CO2 की कंसंट्रेशन ले लिया, ठीक है। इनके बावजूद यदि तापमान बहुत कम हो, ठीक है, लाइट दे रखा है, CO2 दे रखा है, लेकिन इन दोनों के अलावा अगर लाइट बहुत कम हो, तापमान टेम्परेचर बहुत कम हो, तो प्रकाश की संश्लेषण नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं होगा। उस पत्ती में प्रकाश संश्लेषण तभी शुरू होगा जब उसे इष्टतम तापमान दिया जाता है। देखिए हमने दो चीज़ें वहाँ पर अच्छे से दे रखी है, लाइट दे रखा है, हमने CO2 दे रखा है, लेकिन अगर तापमान बहुत कम है तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वन बाय वन हम लोग एक्सटर्नल इफेक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है लाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश। जब हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के रूप में लेते हैं तो हमें प्रकाश की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी की बात करते हैं, प्रकाश की तीव्रता जिसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, दीप्तकालिकता, ड्यूरेशन वगैरह बोलते हैं, इनके बीच अंतर करने की आवश्यकता है। यहाँ कम प्रकाश तीव्रता पर आपतित प्रकाश तथा CO2 की यौगिकीकरण की दर के बीच एक रेखीय संबंध है, जैसे कि पीछे वाले डायग्राम में आपने देखा था। उच्च प्रकाश तीव्रता होने पर यानी अगर मान लो प्रकाश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तीव्रता बहुत ज़्यादा है, इस दर में कोई वृद्धि नहीं होती है, लेकिन अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली रोचक बात यह है कि प्रकाश संतृप्ति पूर्ण प्रकाश के 10% पर होती है। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। प्रकाश संतृप्ति यानी सैचुरेशन कंप्लीट प्रकाश का कितना परसेंट पर होती है, 10% पर होती है। जैसे छाया या फिर सघन जंगलों के अंदर, वहां पर तो हम लोग इस लाइट को लिमिटिंग फैक्टर मान सकते हैं, इसके अलावा कहीं पर भी ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। एक सीमा के बाद आपतित प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण होता है। अगर आप मान लो प्रकाश बहुत ज़्यादा डालते हो तो जो क्लोरोफिल होता है वो टूटने लगता है, विघटित होने लगता है, जिसमें प्रकाश की दर क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सेकंड आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख यानी कि इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर होता है। वायुमंडल के अंदर CO2 की सांद्रता मोस्टली बहुत कम है, लाइक 0.03 से 0.04% के बीच है। और CO2 की सांद्रता में अगर मान लो 0.05% तक वृद्धि कर दे तो उसके कारण CO2 का जो यौगिकीकरण की दर होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन इससे अधिक की मात्रा लंबे समय तक के लिए क्षतिकारक होती है। मान लो ये कंटिन्यूसली बने रहे तो फिर प्लांट को ये इफेक्ट करती है। C3 एवं C4 पौधे CO2 की सांद्रता में भिन्न अनुक्रिया करते हैं, क्योंकि आपको पता है C4 प्लांट के अंदर जो होता है वो CO2 की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करते हैं वो। निम्न प्रकाश स्थितियों में या मान लो प्रकाश की स्थिति कम है, प्रकाश कम है, उस दौरान दोनों में कोई भी समूह है उच्च CO2 सांद्रता के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। ये मैंने आपको उस टेबल के अंदर दिखाया था जहाँ पर C3 C4 प्लांट के अंदर हम लोग बात कर रहे थे। उच्च प्रकाश तीव्रता की बात करें तो C3 और C4 दोनों ही तरह के पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है।
यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि C4 पौधे लगभग 360 माइक्रोलीटर इनवर्स पर संतृप्त हो जाते हैं, लेकिन C3 बढ़ी हुई CO2 सांद्रता पर अनुक्रिया करता है। क्लियर हो गया बात? ठीक है। तथा संतृप्तन यानी कि जो सेचुरेशन लेवल होता है वो 450 माइक्रोन लीटर इनवर्स के बाद ही दिखाई देती है। अतः उपलब्ध CO2 का स्तर जो होता है वो C3 पादपों के लिए सीमाकारी कारक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए काम की बात ये लास्ट वाली है। तो CO2 का जो स्तर होता है, लेवल जो होता है वो C3 प्लांट के लिए तो क्या सीमाकारी कारक होता है। इंपॉर्टेंट लाइन ये है। देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो फैक्टर होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट करते हैं, इनको आपको NCERT से पढ़ना, लाइन टू लाइन हर एक चीज़ें आपको याद रखनी है। इतनी बात क्लियर होगी? ओके। सच यह है कि C3 पौधे उच्चतर CO2 सांद्रता में अनुक्रिया करते हैं और इससे प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। और ये आपको पता है कहाँ कहाँ पे यूज होता है? लाइक ग्रीन हाउस फसलों के अंदर, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च वगैरह हो गया, वहाँ पर ये हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वातावरण में बढ़ने का अवसर दिया जाता है ताकि क्या हो? प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। थर्ड फैक्टर आता है टेम्परेचर, जिसको हम लोग तापमान बोलते हैं। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसको हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं, वो एंजाइम पर निर्भर करती है, ठीक है, क्योंकि वो एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, इसलिए ताप द्वारा नियंत्रित होती है। क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यदि भी प्रकाश अभिक्रिया भी ताप संवेदी होती है, लाइट रिएक्शन भी कैसी होती है? वो ताप संवेदी होती है, लेकिन उस पर ताप का काफ़ी कम प्रभाव पड़ता है। लाइट रिएक्शन की बात करें, लाइट रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर का काफ़ी कम इफेक्ट पड़ता है। C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं। C4 पौधे आपको पता है हाई टेम्परेचर के ऊपर अच्छे से रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CO2 ज़्यादा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, C4 प्लांट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची यानी कि ज़्यादा होती है, उच्च होती है। जबकि C3 पौधों के अंदर इष्टतम ताप कम होता है, यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर कम होता है, जैसे हमने बताया था 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है C3 प्लांट्स का, जबकि C4 प्लांट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। विभिन्न पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए इष्टतम ताप उनके अनुकूल आवास पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंधीय पौधों जिसके अंदर आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा हो, वहाँ की बात करें इष्टतम तापमान कैसा होता है? उच्च होता है, हाई होता है। और समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले जो पौधे होते हैं वहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर नॉर्मली कम होता है। तो वाटर की बात करते हैं। यदि प्रकाश अभिक्रिया में जल एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया अभिकारक होता है, एक प्रकार का रिएक्टेंट होता है, तथा भी ऑल्दो हम बात करें तो कारक जो होता है फैक्टर के रूप में जल का प्रभाव पूरे पादप पर पड़ता है, ना कि सीधे प्रकाश संश्लेषण पर। क्योंकि पानी यानी भोजन जो होता है, वाटर जो होता है, वो केवल और केवल फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर रहा, उसके अलावा भी काफ़ी सारे वर्क होते हैं जो प्लांट के अंदर होते रहते हैं। तो जल जैसे तनाव रंध्र को बंद कर देता है, तनाव रंध्र यानी स्टोमेटा को ये बंद कर देता है। मान लो जल की कमी हो जाती है, उसने आपको पता है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अतः CO2 की उपलब्धता भी फिर घट जाती है, क्योंकि CO2 जो होती है वो कहाँ से आती है? स्टोमेटा के थ्रू ही आती है। इसके साथ ही आपको पता है जल जो होता है वो तनाव से क्या हो जाता है? पत्तियाँ भी मुरझा जाती हैं, यानी फोल्ड हो जाती है, जिससे उनका क्षेत्रफल कम हो जाता है। इसके साथ साथ उपापचय क्रिया भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वाटर भी इफेक्ट करता है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। क्लियर हो गया? डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता फोटोसिंथेसिस को। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है एंड आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ लोगों तक स्प्रेड कीजिए, फैलाइए, शेयर कीजिए लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।